नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड का पाठ नंबर 2 करने वाले हैं। पाठ का नाम है दोपहर का भोजन और इसके लेखक हैं अमरकांत जी। दोपहर का भोजन एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें लेखक अमरकांत जी ने एक गरीबी से जूझते हुए परिवार की विवशता को दर्शाया है कि किस प्रकार गरीबी से ग्रस्त यह परिवार अपना संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। घर के पांचों सदस्य अपने घर की परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं, परंतु वे फिर भी पर्दा डालने का प्रयास करते हैं और जो इस गृहस्थी का केंद्र है नारी, वह अपने घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए अपना अनथक प्रयास करती रहती है। भले ही इस काम के लिए उसे कुछ झूठ भी बोलने पड़ते हैं। वह एक सदस्य से दूसरे सदस्य की प्रशंसा करती है, उसकी अच्छाइयाँ बताती है, परंतु इस तरीके से वह परिवार के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास करती है, उनके मन में एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार को बढ़ाने की कोशिश करती है। वह नहीं चाहती कि सच्चाई जानकर दूसरे को दुख हो। तो परिवार के सदस्यों को मानसिक दुख से बचाने के लिए, अपने परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए उसके ये झूठ हैं, वे कई सत्यों से भी ज़्यादा भारी हैं। तो इसीलिए लेखक ने भी कहा है कि इस कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी है। तो कारण यही है कि जब भलाई के लिए वह झूठ बोलती है तो वह झूठ न होकर बल्कि सच्चाई से भी अधिक उत्तम श्रेणी में आ जाता है। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कुल 5 सदस्य हैं। एक जो परिवार का मुखिया है वह है मुंशी जी, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी और 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 21 वर्ष का है जिसका नाम है रामचंद्र। दूसरा बेटा जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा है, 16 वर्ष का ही है, उसका नाम है मोहन। और तीसरा 6 वर्ष का सबसे छोटा बेटा प्रमोद। जो मुंशी जी हैं वे किसी किराया नियंत्रण विभाग में पहले क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। अचानक से छटनी होने से उनकी अचानक ही नौकरी छूट गई, परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इस बात को वे खुद भी समझते हैं और इसीलिए अपने घर की परिस्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेवार मानते हैं। और जो दूसरा सदस्य है वह है मुंशी जी की पत्नी सिद्धेश्वरी, जो कि इस कहानी की धुरी है, केंद्र है। तीसरा सदस्य है उनका बड़ा बेटा रामचंद्र, जो कि कहीं प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है, अखबार के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है। और मंझला बेटा मोहन अभी हाई स्कूल में पढ़ता है, भले उसका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगता और कुछ उसकी संगति ऐसी हो गई कि वह अपने घर की जिम्मेवारियों से अधिक परिचित नहीं है, घर की जिम्मेवारियों को अधिक समझता नहीं है। और सबसे छोटा बेटा प्रमोद जो कुपोषण का शिकार है, बहुत अधिक बीमार है और एकदम उसकी हड्डियां सी निकल रही हैं और वह अभी कहीं पढ़ता नहीं है, वह इस समय सोया हुआ है जब ये कहानी चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के नामकरण की, शीर्षक की। कहानी का शीर्षक क्या है? दोपहर का भोजन। और यह शीर्षक क्यों रखा गया? क्योंकि पूरा का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के चारों ओर ही घूमता है। घर के प्रत्येक सदस्य बारी बारी से आते हैं और दोपहर का भोजन करते हैं। भोजन कराने वाली उनकी माता सिद्धेश्वरी है, बच्चों की माता सिद्धेश्वरी, जो कि अपने पति को जब भोजन कराती है मुंशी जी को, तो उनसे इधर उधर की असंबद्ध सी बातें, मतलब जिन बातों का सीधे सीधे कहानी से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसी बातें करती है। और जैसे पूछ लिया कि वो किसी शादी में गए थे तो वहाँ की लड़की का क्या हाल है, या बारिश क्यों नहीं हो रही है, या फिर मौसम कैसा है, इस तरह से, मतलब वो बातें जो कि कहानी से सीधी सीधी जुड़ी हुई नहीं है, परंतु इसका एक उद्देश्य है। वो ऐसी बातें इसलिए पूछ रही है ताकि मुंशी जी का ध्यान खाने की कमी से हट जाए और मुंशी जी अपने घर के सदस्यों के विषय में अच्छा सोच पाएँ, सुन पाएँ, साथ ही वे अपने घर की परिस्थितियों के कारण जो उनके मन में दुख उत्पन्न हो रहा है वो थोड़ा सा दुख कम हो जाए।
तो मुंशी जी के साथ साथ जो बाकी उनके बेटे आते हैं, जैसे रामचंद्र आता है, तो रामचंद्र अपने बड़े बेटे होने का या बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। और सिद्धेश्वरी उससे यह कहती है कि मोहन तो पढ़ने गया है, जबकि मोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह सिद्धेश्वरी को पता भी नहीं है इस टाइम कहाँ गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो पढ़ने गया, ताकि उसको लगे कि छोटा भाई मेहनत कर रहा है। और साथ ही यह भी कह देती है कि वो तो कहता है मैं बड़के भैया की तरह बनूंगा, मतलब बड़े भैया के मन में प्रेम उत्पन्न हो। ऐसे ही रामचंद्र के साथ बाद जब मुंशी जी आते तो मुंशी जी को भी यही कहती है कि वो रामचंद्र तो कहता है मेरे पिताजी तो देवता समान है। और जब उसका मंझला बेटा मोहन आता है, उसको भी बड़े प्यार से खाना खिलाती है, हालांकि उसे पता है कि भोजन पर्याप्त नहीं है, परंतु फिर भी वह प्रत्येक सदस्य से जिद करके, आग्रह करके और अधिक लेने के लिए कहती है। और प्रत्येक सदस्य यह जानते हुए कि भोजन की कमी है, बहाने बना बना के आधे पेट ही उठ जाते हैं, पूरा भर पेट खाना भी नहीं खाते। और अंत में जब वह सबको खाना खिला चुकी होती है, तो वह देखती है जहाँ पे खाना रखा है कि अंतिम एक ही रोटी बच गई। वह अपनी जैसे ही थाली में रोटी रखने लगती है, उसे ध्यान आता है कि प्रमोद तो सोया हुआ है, उसने तो अभी तक खाना नहीं खाया। तो वह उसमें से भी आधी रोटी प्रमोद के लिए छोड़कर आधी रोटी अपनी झूठी थाली में रखती है, पर उससे पहले सोचती है कि पानी पी लो, खूब सारा पानी पी के पेट भर जाएगा। और वह गागर से उठा के पूरा लोटा जैसे ही पानी का भर के पीती है, उसके पेट में एकदम से दर्द सा उठता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। किस बात के आंसू? अपने घर की विवशता के आंसू। परंतु वह फिर भी अपने उन आंसुओं को भी परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिखाती। तो यह है भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप। तो इस कहानी से हमें सिद्धेश्वरी के अनेक गुण पता चलते हैं। धैर्यशील है, वह ममतामयी माँ है, परिवार को जोड़ने वाली है, आदर्श भारतीय नारी है, गरीबी से जूझती हुई नारी है, यानी संघर्षशील प्रवृत्ति की है। तो इस तरह से अनेक खूबियाँ हमें इस कहानी में समझ आती हैं। यह कहानी एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें अमरकांत जी ने अनेक आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसे वे कहते हैं ओसारे में, ओसारे मतलब बरामदे, बरामदे में रखा हुआ, या फिर दालान, या ऐसे ही छिपली, यानी अनेक इस तरह के आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने पाठकों की संवेदना को भी झकझोर दिया है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी हमारे समाज में कितनी अधिक गरीबी से जीवन व्यतीत करते हुए लोग हैं। तो हम अब जल्दी से पहले इस पाठ के मुख्य बिंदु, जो कि स्मरणीय बिंदु हैं, उन पर नज़र डालेंगे। उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। परंतु यदि आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और अंत तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको इस पाठ से जुड़ा प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो पाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं दोपहर का भोजन पाठ के स्मरणीय बिंदु। पहला बिंदु है दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। चिन्हित से अभिप्राय दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अगला बिंदु, सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। तीसरा बिंदु, रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। और अगला बिंदु है मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र है। जीवंत मतलब सबसे सजीव, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली, एक्टिव। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। अगला बिंदु,
परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका प्रयास यही है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही वह स्वयं कष्टों में जीती रहे। और अगला बिंदु, वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बताकर उसकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो, और ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मुंशी जी की मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से छंटनी हो चुकी है। छंटनी होना मतलब नौकरी छूट चुकी है, और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है, और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। अगला बिंदु है, भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं। असंबद्ध का अर्थ कि जिन बातों का इस कहानी से सीधे सीधे संबंध नहीं है, दोपहर के भोजन से सीधे सीधे संबंध नहीं है, परंतु फिर भी वो बातें कहानी से जुड़ी हुई हैं। तो असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी आदि। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है, तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। उसे अचानक अपने सबसे छोटे बेटे प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता को बयान करते हैं। विवशता मतलब मजबूरी। अगला बिंदु, मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। उत्कृष्ट का अर्थ समझते हैं आप? बहुत ही उच्च श्रेणी का रूप इस कहानी में देखने को हमें मिलता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो कि आंचलिक भाषा के हैं, आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, जिनके अर्थ जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो जल्दी से उन शब्द अर्थों को देख लेते हैं। पहला शब्द है व्यग्रता। व्यग्रता यानी व्याकुलता या घबराया हुआ। दूसरा शब्द है बर्राक, याद रखना या चमकता हुआ। तीसरा पंडूक, कबूतर की तरह का एक प्रसिद्ध पक्षी। चौथा कनखी, आंख के कोने से। पांचवा ओसारा यानी बरामदा। छठा निर्विकार, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना होता हो। सातवां छिपली, खाने का छोटा बर्तन। आठवां अलगनी, कपड़े टांगने के लिए बांधी गई रस्सी। नौवां नाक में दम आना अर्थात परेशान होना। और अंतिम है जी में जी आना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चैन आ जाना। आइए अब जल्दी से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो इसका उत्तर क्या होगा?
सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह भाइयों के बीच में आपसी भेदभाव नहीं लाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि बड़े बेटे के मन में छोटे के प्रति कुछ क्रोध अथवा रंजिश उत्पन्न हो, अपितु वह परिवार के सदस्यों को जोड़कर रखना चाहती थी और उनका ध्यान घर की व्यवस्था से हटाना चाहती थी। उसे मालूम था कि बड़ा बेटा रामचंद्र अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए छोटे भाई मोहन के विषय में पूछ रहा है। तो इसी कारण वह भी छोटे भाई मोहन के बारे में कुछ गलत कहकर उसके मन में क्रोध नहीं बढ़ाना चाहती थी, अपितु वह सोचती थी कि भले ही मोहन इस समय संगति के प्रभाव के कारण अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा, परंतु भाई के मन में उसके प्रति कोई भी द्वेष न आए। इस प्रकार परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़े रखने की मंशा से उसने यह झूठ बोला। अगला प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस कहानी का सबसे जीवंत पात्र हमारी दृष्टि में सिद्धेश्वरी है, जो कि इस परिवार को जोड़े रखने की चेष्टा करती है। उसके चरित्र की दृढ़ता का पता हमें इस बात से चलता है कि वह अच्छी तरह से जानती है उसके घर में वस्तुओं का अभाव है, यहाँ तक कि भोजन तक पर्याप्त नहीं है, परंतु वह पूर्ण धैर्य के साथ घर के सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखना चाहती है। सबका ध्यान घर की कमियों से हटाना चाहती है, चाहे इस बात के लिए उसे कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है तो वह बोलती है। वह एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बारे में उनकी अच्छी अच्छी बातें करके उनको आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव उनमें बढ़ाना चाहती है, और यहाँ तक कि जब स्वयं उसके खाने के लिए भोजन नहीं बचता और मात्र अंतिम एक रोटी बच जाती है तो वह उसमें से भी आधी रोटी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए छोड़ देती है और स्वयं पानी पीकर बैठ जाती है, और अपनी विवशता को भी वह आंसुओं के माध्यम से अकेले में ही दर्शाती है। वह किसी के सामने अपनी विवशता को भी नहीं दर्शाती है, उसके चरित्र की दृढ़ता का ही प्रमाण है। अगला प्रश्न, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। इस कहानी में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे गरीबी की विवशता झांकती है। जैसे कहानी के प्रारंभ में ही हम जानते हैं कि ओसारे में अध टूटे खटोले पर उसका 6 वर्षीय बेटा प्रमोद सोया था, जिस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठती है और उसके मुंह पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल देती है, तो यह उसकी विवशता का ही परिचय देता है। और इसी तरह से एक अन्य उदाहरण हमें जो स्पष्ट होता है, जब वह खाने की थाली ला करके रामचंद्र के आगे रखती है और पास में बैठकर स्वयं पंखा झलने लगती है, तो उस थाली में केवल 2 रोटियां और कटोरा भर पनियाई दाल और चने की थोड़ी सी तली हुई तरकारी होती है। भूख लगने के बावजूद घर का प्रत्येक सदस्य ऐसा बहाना करता है कि उसको भूख नहीं है और वह कम से कम खाना चाहता है, और अंत में जब वह सिद्धेश्वरी स्वयं अपने लिए खाने के बर्तन को देखती है तो उसके लिए मात्र 1 रोटी बची होती है, जिसमें से वह आधी रोटी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए छोड़कर बाकी आधी रोटी ही स्वयं खाती है, और साथ में पूरा का पूरा एक कटोरा भर करके पानी का ले लेती है, लोटा भरकर वह पानी का पी लेती है। भले इससे उसके पेट में दर्द होता है, उसकी आंखों से विवशता के आंसू निकलते हैं, परंतु वह किसी को अपनी ये विवशता दर्शा भी नहीं पाती। यही गरीबी की विवशता है। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो हमारे विचार तो यह हैं कि जो झूठ दूसरों की भलाई के लिए बोला जाए, घर को जोड़े रखने के लिए बोला जाए, वह झूठ झूठ नहीं है, उसमें किसी का भला निहित है, तो उस झूठ को बोलने में कोई पाप नहीं है। और ऐसा ही सिद्धेश्वरी ने किया। अपने परिवार के एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलकर
कमी को छिपाने का प्रयास किया। घर की घोर दरिद्रता में भी घर के सदस्यों के बीच एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। वह नहीं चाहती थी कि खाने की कमी के विषय में सच्चाई बताकर अथवा मंझले बेटे के बुरी संगति में पड़ने की सच्चाई बताकर घर के किसी भी सदस्य को दुखी करे, और इस काम में वह काफी हद तक सफल भी रहती है। तो इसीलिए उसका परिवार को जोड़ने का ये अनथक प्रयास था। अगला प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यह बात बिल्कुल सही है। अमरकांत जी ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली सहजता, सजीवता से भरपूर है। उसमें अनेक ऐसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग जैसे ओसारे, हंडिया, छिपुली, अलगनी, बर्राक आदि, ये सब आंचलिक शब्द हैं जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त अनेक मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जैसे यहाँ इसमें एक उदाहरण हमने पढ़ा कि उसके हाथ पैर, उसके यानी प्रमोद के हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे, उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। तो ये आंचलिक या आम बोलचाल की भाषा के प्रयोग के द्वारा उन्होंने कहानी की संवेदना को पूरी तरह से उभारने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा कि रामचंद्र जी तो ये बहाना बनाते हैं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ। अधिक खिलाकर बीमार करने की तबीयत है क्या? भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? मोहन बहाना बनाता है, अव्वल तो भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी सी दाल डाल दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। और मुंशी जी बहाना बनाते हैं, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है, तुमने व्यर्थ में ही कसम धर दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? गुड़ का रस बनाओ, पीऊंगा। रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। इन सब बहानों में एक ही व्यंग्यार्थ है कि वे यह बात भली भांति जानते हैं कि घर में खाना बहुत कम मात्रा में है और माँ घर की गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रही है, पर घर की वास्तविकता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। फिर भी सभी उस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, मुंशी जी और सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जब खाना खाते समय आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी असंबद्ध बातें कहानी से देखने में तो असंबद्ध प्रतीत होती हैं, परंतु वे कहानी की संवेदना से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के माध्यम से वे आपस में एक दूसरे का ध्यान घर की गरीबी और अभाव से हटाना चाहते हैं, दुख की सघनता को कम करना चाहते हैं, अपनी विवशता को छिपाना चाहते हैं। उनके मन की व्यथा और मन का भटकाव जो उनकी असंबद्ध बातों में व्यक्त होता है, जैसे मक्खियों का भिनभिनाना, बारिश का ना होना, या गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी जैसी जो बातें हैं, ये सब केवल ध्यान भटकाने के लिए ही हैं, ताकि घर की मजबूरी से उनका ध्यान हट जाए। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है? बच्चों, शीर्षक यानी हेडिंग, कहानी का जो टाइटल है, नाम है, कहानी का नाम है यहाँ पर दोपहर का भोजन। तो दोपहर का भोजन शीर्षक अनेक दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि एक अच्छा शीर्षक वही होता है जो कि एक झरोखे की भांति कहानी पर पहली नजर डालते ही उसमें वर्णित विषय का पूर्व अनुमान करा दे। तो ऐसा ही यह शीर्षक है जो कि संक्षिप्त है, रोचक है और मुख्य कहानी से, कहानी की प्रमुख घटनाओं से संबद्ध है। यहाँ जितना भी घटनाक्रम चला वह सारा का सारा दोपहर के भोजन के समय ही चला। तो इसीलिए इस दृष्टि से यदि देखा जाए
दोपहर का भोजन शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अगला प्रश्न, आपके द्वारा सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भी भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर में हम क्या कहेंगे? सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर बीमारी से, भयंकर, और वो बीमारी कौन सी? गरीबी की, निर्धनता की भयंकर बीमारी से ग्रस्त था। गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों में आपसी स्नेह का बंधन कमजोर होता जा रहा था। परिवार को बचाए रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलती थी ताकि परिवार में बिखराव ना हो, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह, निकटता बनी रहे। उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं और वह झूठ जो कल्याण के काम आए 100 सत्यों से भी भारी होता है। इसीलिए सिद्धेश्वरी के झूठ भी 100 सत्यों पर भारी हैं। अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? मतवाले की तरह उठने से अभिप्राय कि जैसे एकदम से अचानक से अचकचा के वह उठ बैठी और उसे ये प्रतीत हुआ कि भूख भी लगी है परंतु घर में खाना भी पर्याप्त नहीं है, तो कुछ पेट वह जल पी करके ही भर लेना चाहती थी। इसलिए उसने गागर से लोटा भर पानी लिया और उसे एकदम से जल्दी जल्दी पी गई ताकि प्यास बुझने के साथ साथ कुछ हद तक पेट भी भर जाए और कम भोजन में भी गुजारा चल जाए। अगला है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। वास्तव में जब सिद्धेश्वरी ने अपने मंझले बेटे मोहन के बारे में बड़े बेटे रामचंद्र से झूठ बोला था कि वह तो अपने बड़े भाई की तरह, बड़के की तरह बनना चाहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसका पढ़ाई में बहुत जी लगता है, तो वास्तव में वह अंदर से जानती थी कि वह झूठ बोल रही है और उसने यह जैसे बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे के बारे में चोरी की हो, तो इसीलिए उसने चोर नजर से अपने बेटे की ओर देखा था। अगला है, मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। इसमें व्यंग्यार्थ है कि मुंशी जी ने जब थाली में नजर डाली तो उसमें थोड़ी सी चने की तरकारी थी जिसमें चने बहुत कम थे और वे उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे कि उनसे भी बात करेंगे, यानी खाने से पहले हर चने को अच्छी तरह से निहार लेना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में घर में और भोजन या तरकारी बची ही नहीं है। तो इसी कारण उन्होंने एकदम से मुंह में डालने की अपेक्षा उन्हें काफी देर तक पहले निहारा जैसे कि वो उनसे बात करने वाले हों। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इस पाठ के मर्म तक, इसकी गहराई तक अवश्य पहुंचेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही इस पाठ की जो सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है उसे समझने के लिए जो मैंने कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यदि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने बाकी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कोई भी परेशानी है वो मुझे तभी पता चलेगी जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजेंगे। तो आपको इस पाठ में क्या ज़्यादा अच्छा लगा और क्या समझ में नहीं आया वह अवश्य लिख करके भेजिएगा। धन्यवाद।